गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। देखिए, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। लेखिका कह रही है रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे हम पर्वत की ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ने लगे, जिसके कारण से बाजार, लोग और बस्तियां जो हैं वो हमसे पीछे रह गईं। अब परिदृश्य के से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। लेखिका कहते हैं कि अब धीरे धीरे जो हमें अब तक स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां जो अपने पीठ पर एक भारी भरकम कार्टून ढोते हुए बौने दिखाई दे रहे थे, ये सब अब धीरे धीरे हमारी आँखों से ओझल हो रहे हैं। अर्थात ज्यों ज्यों हम ऊंचाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों इनकी संख्या अब कम होती जा रही है। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। लेखिका कहती है और अब मैं इतनी ऊंचाई पर आ चुकी हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे उस बस्ती को देखती हूँ जो बस्ती अब तक मुझे तारों से टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी, अब वह ताश के पत्ते के समान उस बस्ती में बने हुए घर मुझे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। और लेखिका कह रही है कि मैं इस ऊंचाई पर पहुंच चुकी हूं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हूं कि अब हिमालय के छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप मुझे नहीं दिखाई देने वाला है, बल्कि विराट हिमालय के दर्शन हमें होने वाले हैं जो वैभव संपन्न है। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय पल पर परिवर्तित हिमालय। लेखिका कहती है पता नहीं कितने यानी अनगिनत दर्शक, यात्री और तीर्थ यात्रियों की कामना का वह हिमालय है। काम माने कामना करना वाला, नहीं जैसा यात्री और तीर्थाटन करने वाले जैसे हिमालय की कामना करते हैं, ठीक उसी तरह का वह हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी वह हिमालय जिसका रूप हर क्षण बदल रहा था। यह रूप बदलने का तात्पर्य है कि जैसे लेखिका नीचे थी, जब तक घाटियों में थी तब तक हिमालय का कोई और रूप दिखाई दे रहा था, लेकिन लेखिका ज्यों ज्यों पर्वतों की ऊंचाइयां चढ़ती जा रही है त्यों त्यों हिमालय का रूप बदलता जा रहा है। इसीलिए लेखिका कह रही है यहाँ पर पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। देखिए, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसीलिए यहाँ और जलेबी मिठाई होती है उसको भी आपने देखा होगा कि टेढ़ी होती है, कभी सीधी जलेबी नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहाँ रास्तों को जलेबी की तरह घुमावदार कहा गया है। और लेखिका कह रही है कि रास्ते वीरान और संकरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पर्वतीय रास्ते जो होते हैं वो पर्वतों को काट कर बनाए जाते हैं। एक तरफ पहाड़ होता है और दूसरी तरफ गहरी नदी या खाई सी होती है, या कहीं कहीं दोनों तरफ केवल पहाड़ ही होते हैं, तो एक आवश्यकता भर को रास्ता बना लिया जाता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। अच्छा, जो भी वहाँ नेपाली युवक या युवतियाँ थीं वो चूँकि बिजनेस के उद्देश्य से वहाँ गए हुए थे, व्यापार के उद्देश्य से गए थे, इसीलिए जहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत कम होता था वहाँ उनकी बस्ती भी नहीं थी, इसीलिए उसको वीरान कहा गया है। ठीक ना, अर्थात वहाँ लोगों का आवागमन ना के बराबर है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। लेखिका कह रही है कि अब तक तो हिमालय बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वह बड़ा के साथ साथ अत्यधिक विशालकाय रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। घटाएं गहराती गहराती, और जो बादल की घटाएं थीं वो ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर्वत पर चढ़ते जा रहे थे, हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, वो गहराती गहराती अत्यधिक ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वो पर्वतों से काफ़ी नीचे हों। वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। और लेखिका कहती है कि जो वादियाँ थी, फूलों की जो वादियाँ थी, घाटियाँ थी, वो धीरे धीरे चौड़ी होने लगी, अर्थात फूलों की घाटी जो है वो विशाल होने लगी। ये देखिए यहाँ दृश्य दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए ये फूलों की, ये फूल हैं, फूलों की घाटियाँ हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि
और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। और इस तरह से कह रही है लेखिका कि उन चौड़ी घाटियों में बीच बीच में जैसे कहीं कहीं कोई करिश्मा दिखाई दे रहा, कुदरत का जैसे कोई करिश्मा दिखाई दे रहा हो, उस करिश्मे की तरह जो रंग बिरंगे फूल थे उन वादियों में, वो कहीं कहीं हमको बड़ी प्रबलता से खिले हुए दिखाई दे रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। लेखिका कहती है कि उस हिमालय के पर्वतों के बीच से बने संकरे रास्तों से जब हम गुजर रहे थे तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम किसी हरी भरी गुफा के बीच से गुजर रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेखिका कहती है कि वह दृश्य, वह परिदृश्य इतना खूबसूरत था कि उस दृश्य को देख करके हम लोग ये भूल गए कि कहाँ हैं, और इतने प्रसन्न हो गए हम लोग कि हम लोगों का मनमयूर जो था वो नृत्य करने लगा, और जितने भी हमारे सैलानी थे वो झूम झूम कर ये गाना गाने लगे। ये फिल्मी एक गीत है कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ठीक ना। इस गीत को गुनगुना रहे थे सभी जो यात्री थे लेखिका के साथ। लेखिका कहती है लेकिन मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, लेकिन लेखिका कहती है कि मेरा मन बिल्कुल शांत था और उस हिमालय की सुंदरता को देख करके मेरा मन यही होता था कि मैं हिमालय की सुंदरता को अपने अंदर समाहित कर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरा जो हृदय था, मेरे अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था का मतलब कि मेरा हृदय जो था वो द्रवित होने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। लेखिका कहती है कि जिस जीप से मैं जा रही थी उस जीप की खिड़की से, मुंडकी माने अपना सिर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वत शिखरों को देखती, यानी वह पर्वत शिखर जो बादलों से काफ़ी ऊंचे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे ये भी आसमान को छू लेंगे, उन शिखरों को देखती। और कभी कभी मेरी निगाह जो है उन पर्वत शिखरों से गिरते हुए झरनों पर जाकर अटक जाया करती थी, जलप्रपातों पर, जलप्रपात माने झरने पर जाके रुक जाया करती थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को, और कभी कभी हमारी निगाह जो चांदी की तरह चमकती हुई बह रही थी उस तीस्ता नदी पर जाकर के रुक जाती थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी। लेखिका कह रही है कि यह तीस्ता नदी जब मैं सिलीगुड़ी से अपनी यात्रा मैंने प्रारंभ की थी वहीं से ये हमारे साथ साथ चल रही है, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। लेकिन देखिए नदियाँ जो हैं वो ज्यों ज्यों मैदानी क्षेत्रों में आती हैं उनमें गंदगी बढ़ती जाती है, और वही नदियाँ जो पर्वत से निकलती हैं उनके उद्गम स्थल तक आप जाइए पर्वतीय भागों पर, उन्हीं नदियों को देखिए तो उनका जल चांदी की तरह अत्यधिक स्वच्छ रूप से चमक रहा होता है। इसीलिए कह रहा है, लेखिका कह रही है कि वह तीस्ता नदी जो है यहाँ पर उसका सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा था, अर्थात अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। और लेखिका कहती है कि शायद नदी की इस तरह की सुंदरता को मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मैं रोमांचित और पुलकित हो रही थी। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, अर्थात मैं एकदम अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। उस प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मेरा मन अत्यधिक रोमांचित हो रहा था, मैं और सब कुछ भूल गई थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। लेखिका करे नगपति, नग माने होता पर्वत, पति माने स्वामी या श्रेष्ठ, यानी पर्वतों में जो सर्वश्रेष्ठ है अर्थात हिमालय। लेखिका कह रही है मैं उस विशाल हिमालय को, अपने उस विशाल हिमालय को उसकी विशालता और सुंदरता के कारण सलामी देना चाहती थी। लेकिन लेखिका कह रही कि तभी मेरी जीप एक जगह रुक गई। वह काफ़ी ऊंचाई पर थी और मैंने देखा है कि पूरे बेग के साथ गिरता हुआ फेन उगलता हुआ एक झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल।
लेखिका कहती है कि उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटर फॉल। फ्लैश चमकने लगा है। फ्लैश मतलब जो लोग कैमरे ले गए थे, मोबाइल ले गए थे, लोग उस चित्र को अपने कैमरे में कैद करने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल माने होता है कि एकदम संलग्न हो जाना। लेखिका कहती है जितने भी सैलानी थे हमारे साथ, वे सब इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेने के लिए तल्लीन थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका कह रही है कि जहाँ सारे लोग उन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तल्लीन दिखे, वहीं मैं भी एक अभिशप्त राजकुमारी, आदिम अभिशप्त राजकुमारी की तरह, आदिम जाति की एक राजकुमारी जिसे अभिशाप मिला हो, उसकी तरह मैं भी एक विशाल पत्थर पर अर्थात बड़े पत्थर पर बैठ करके उस झरने की कलकल की ध्वनि के साथ अपने आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। अर्थात मेरी आत्मा की संगीत उस झरने के कलकल की ध्वनि के साथ मिलने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। लेखिका कहती है कि और थोड़ी देर बाद मैंने जब उस झरने में, उस वाटरफॉल में बहते हुए जल में अपने पैर डुबोए तो मैं अंदर तक भीग गई। अर्थात उसकी जो शीतलता थी वो मेरे रोम रोम में समाहित हो गई। मन काव्यमय हो उठा और मेरा मन जो था वो कविता करने के लिए उत्सुक होने लगा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जो वास्तविक सौंदर्य, मेरा मन उस वास्तविक सौंदर्य को पहचानने लगा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखिका कहती है जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, अर्थात वह झरना जो था वो जीवन की अनंतता का प्रतीक था। देखिए, जीवन की अनंतता के प्रतीक से तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर जीवन अनंत है, अर्थात जीवन का कभी समापन नहीं होना है जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। जैसे आप देखते होंगे कि इस पृथ्वी से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो जितने लोग मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं। आप सरकारी आंकड़ों को भी देखिए तो मरने वालों से ज़्यादा संख्या जन्म लेने वालों की है। अर्थात ये धरा जो है वो कभी जीवन विहीन नहीं होनी है। इसीलिए कह रही है ठीक उसी तरह से वो झरना भी निरंतर बर्फ़ों के पिघलने से उसमें भी जल की धारा निरंतर बहते रहने वाली है, बनी रहने वाली है। इसीलिए कह रही है कि जीवन के अनंतता का प्रतीक था वो झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था और उस अनूठे क्षण में भी मैं अपने जीवन की उस दुर्दमनीय शक्ति का मैं अनुभव कर रही थी, एहसास कर रही थी कि यह जीवनी शक्ति जो है वह कितनी ही दुर्दम्य है। इस कृत्य प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनने लगी हूँ। लेखिका कहती है कि और कुछ समय के लिए तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने आप भी देश और काल की सरहद माने होता सीमा से परे दूर बहते हुए एक जलधारा के समान हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। लेखिका कहती है कि मेरे अंदर जो भी कुत्सित विचारधाराएं थीं, गलत इच्छाएं जो थीं, वो इस झरने को देखकर उसके स्वच्छ धारा में वो सब बहती चली जा रही थी। अर्थात मेरे मन से गलत भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। और लेखिका कह रही है कि मेरी इच्छा यही हुई कि मैं अनंत काल तक यहीं निवास करके और इस झरने की कलकल मधुर ध्वनि को सुनती रहूं। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका कहती है कि मैं उन सुंदर दृश्यों को देखने में व्यस्त थी कि जितेन ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि आप अभी इतने ही इसी सुंदरता में मस्त हैं, इससे आगे भी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद लेखिका कहती है कि वो दृश्य इतना सुंदर था कि वहाँ से हटने का मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जितेंद्र के कहने के कारण और मैं अकेली ही यहाँ रह जाऊँगी, इस कारण मैं अनमने मन से बिना मन के उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। और थोड़ी देर बाद जब मैं आगे की थोड़ी कुछ दूर और चली तो मेरे आँखों के सामने जो नज़ारे थे वो आत्मा को भी और मेरे नेत्रों को भी सुख देने वाले लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से
सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। लेखिका कहती है कि मैं आगे देखती हूँ तो हिमालय की जो सुंदरता है वो कहीं कहीं मोटी कालीन की तरह, हरे मोटे कालीन की तरह, वादियों की हरियाली, तो कहीं खिले हुए पीले फूलों से ढकी हुई हिमालय को देखा, और कहीं कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, अर्थात जहाँ वनस्पतियाँ नहीं थी, केवल पत्थर थे। हिमालय की जिन चोटियों पर वहाँ कोई भी झाड़ी नहीं थी, कोई भी वनस्पति नहीं थी, तो उसको उखड़ी हुई दीवार की तरह पथरीला कहा है लेखिका ने। और कह रही है कि इन दृश्यों को मैं देख रही थी कि देखते देखते ये सारे दृश्य मेरे आँखों से उसी तरह छूमंतर हो गए, गायब हो गए, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा करके इनको गायब कर दिया हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, और सब कुछ बादल में। लेखिका कहती है कि इन सब दृश्यों पर बादलों की एक मोटी चादर आकर के छा गई, और सब कुछ बादल में, अर्थात अब चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इससे पूरा लाभ ले सकें। और कमेंट करके हमें भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बस ओके, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।